नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, जो कि मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे। जो कि मौर्यन एम्पायर कब बना था? 321 से 184 बीसी तक रहा था। सबसे पहले इसके जो किंग थे, फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके सेकेंड बार बिंदुसार, अशोक। उसके बहुत सारे किंग आए और गए, लेकिन जो लास्ट किंग है वो है बृहद्रथ। क्या है? बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन किंग है। राइट। तो चलिए, इससे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अशोका के बारे में, अशोका धम्मा, अशोका के जो शिलालेख हैं, पिलर एडिक्ट्स वगैरह हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। राइट। तो मैं कवर करने वाला हूँ इसमें प्री प्लस मेंस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब पढ़ेंगे मौर्यास का। ठीक। प्री प्लस मेंस यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। तो चलिए, बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे। तो चलिए, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है 2 या 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा, छोटा छोटा करके, ताकि आप लोगों को भी बर्डन ना महसूस हो। एक साथ बैठे रहना। मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मौर्य डायनेस्टी आने से पहले हर्यक डायनेस्टी, राइट, हर्यक डायनेस्टी के बाद जो है शिशुनागा डायनेस्टी हुआ, फिर नंदा डायनेस्टी हुआ। आफ्टर नंदा जो है मौर्य डायनेस्टी हुआ। अगर इन सब डायनेस्टी के ऊपर आपने, और जो मगधा एम्पायर था उसके बारे में, अपने किंगडम के बारे में वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 में थ्रोन पे आते हैं, किसके हेल्प से? इनकी जो जन्म होता है 345 में होता है। ये एक मूरा शूद्रा फैमिली से थे, यानी कि बहुत बिलो कास्ट के थे, और ये फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के। राइट। और इन्होंने जो है कौटिल्य, किसके? कौटिल्य जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने, उनकी मदद से जो नंदा जो थे, नंद डायनेस्टी का, उसको घनानंद किंग जो थे उसको जो डिफीट कर दिया और मौर्य एम्पायर बनाया। राइट। ये जैनिज्म के सपोर्टर थे, और ये डिसाइपल थे किसका? भद्रबाहु के डिसाइपल थे। अगर हम जैनिज्म बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो भद्रबाहु और शूद्रबाहु जो दो मोंक थे, उनके बारे में आपको पता होगा, जो कि दिगंबर और पीताम्बर से, जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन से ताल्लुकात रखते हैं। 305 बीसी में इन्होंने क्या किया कि सेल्यूकोस निकेटर के अगेंस्ट, जो कि अलेक्जेंडर ने कंट्रोल किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इंडिया है उसको अलेक्जेंडर ने जो कंट्रोल किया हुआ था, इन्वेंजन किया हुआ था। अगर हम ईरानियन इन्वेंजन पढ़ेंगे, आई बटन पर क्लिक करके ईरानियन इन्वेंजन आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने जो है मार्च किया कि हमें जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है ऑक्यूपाई करना है, वापस लेना है। तो उन्होंने डिफीट कर दिया सेल्यूकस निकेटर को और अलेक्जेंडर को, फिर उससे वापस ले लिया। फिर आते आते जो है सेल्यूकस निकेटर से उन्होंने क्या किया? संधि कर लिया, ट्रीटी कर लिया। ट्रीटी करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इंडस एरिया सब इनको दे दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक गिफ्ट, 500 हाथियों का गिफ्ट दिया, और अपनी बहन का भी विवाह, डॉटर का भी विवाह कर लिया, जिसका नाम कार्नेलिया था। राइट। और इनका जो सक्सेसर था, जो इनका सन था, वो बिंदुसार हुए। और लास्ट टाइम इन्होंने जो है ना श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटका में जगह है श्रवण बेलगोला, जैन धर्म से संबंधित है। वहाँ पर गोमतेश्वर जो मूर्ति है, सबसे बड़ी जैन धर्म की मूर्ति है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर इन्होंने खुद को जो है उपवास रख के 398 बीसी में मर गए। फिर उसके बाद जो बिंदुसार आते हैं मौर्यन एम्पायर पे। एक ये फैक्ट याद रखिए कि ग्रीक राइटर जो थे जस्टिन, उन्होंने क्या लिखा है? सेंड्रोकट, इसके बारे में, मौर्य के बारे में अकाउंट लिखा है सेंट्रोकटस में। एक बुक है, इसे ध्यान रखिए, ये आया हुआ था इसलिए मैंने बीच में इसे डाल दिया है एज अ नोट। बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार सबसे ज़्यादा मौर्यन एम्पायर का और उस समय का एंशिएंट इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग थे। अशोका से पहले पावरफुल किंग थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है कॉन्क्वर्ड किया और दान कर दिया। ठीक। थ्री टू 298 बीसी में ये थ्रोन पे आए। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात किस नाम से जाना जाता है?
बिंदुसार इज नोन एज अमित्रघात, यानी कि स्लेयर्स ऑफ एनिमी बाय ग्रीक्स। किसने कहा था? ये ग्रीक्स ने कहा था। इन्होंने डेक्कन और मैसूर तक कब्जा कर लिया था। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ये नीचे आपको दिख रहा होगा मैप। इन हिज कोर्ट ग्रीक अम्बेसडर, देखिए इनके कोर्ट में ग्रीक अम्बेसडर थे, राजपूत थे, डिमेकस थे, आए हुए थे। ये सब चीज़ें ध्यान में, फैक्चुअल चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी आर एस शर्मा में मिल जाएंगी। इन जैन लिटरेचर ही वॉज नोन एज सिंहासेन। जैन लिटरेचर में इनका जो नाम है वो सिंहासेन के नाम से दिया गया है। और ही अपॉइंटेड अशोका उज्जैन गवर्नर। इन्होंने क्या किया? अशोका को जो है उज्जैन का गवर्नर बनाया था। देखिए अशोका जो है थ्रोन पे आने से पहले गवर्नर थे, ठीक। तो वो कहाँ के गवर्नर थे? उज्जैन के गवर्नर थे। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और 16 प्रोविंसेस को बुद्धास मॉन्क, इन्होंने जो है 16 प्रोविंसेस को जो है बीन कर लिया था, जीत लिया था। जो बुद्धा मॉन्क्स हैं वो सब बताते हैं कि इन्होंने ये बीन कर लिया था, जीत। देखिए तो स्ट्रेंथ का देखिए, स्ट्रेंथन और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कहाँ तक विस्तार था। देखिए मगध एम्पायर आपको ये दिख रहा है। जब नंदा डायनेस्टी है तो इतना इन्होंने ऑक्यूपाई किया, मौर्यन एम्पायर ने इतना ऑक्यूपाई कर लिया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इतना अपना जो है कॉन्क्योर कर लिया। बिंदुसार के रेंज में देखिए ये दक्षिण तक जो है पहुंच चुके थे, यानी कि मैसूर तक पहुंच चुके थे। और अशोका ने पूरे लगभग ऑल इंडिया और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान जो एरिया सब पे कवर कर लिया था अशोका ने। और इधर कलिंगा वगैरह यूज जब होता है सब पे कवर कर लिया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ बताइए। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे अशोका के बारे में, क्योंकि अशोका खुद ही में ही बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाता है। तो अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कंटिन्यू रखने वाले लेक्चर को मौर्यन एम्पायर में अशोका को, ठीक। तो आज हम अशोका पढ़ेंगे कि अशोका के बारे में, और अशोका धम्मा बुद्धिज़्म इन्होंने कैसे फॉलो किया। और इनके बाद पढ़ेंगे कैसे जो है मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक। तो अशोका जो है 273 टू 232 बीसी तक जो रूल किया। और इनको क्या कहते हैं? पियादसी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पियादसी के नाम से जाना जाता है रॉक एडिक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में क्वेश्चन, और एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सक्सेसर बिंदुसार के थे, यानी कि बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो अशोका थ्रोन पे बैठे थे। अशोका बैठने से पहले क्या थे? अशोका गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? तो ये उज्जैन के गवर्नर थे, राइट। ये उज्जैन के गवर्नर थे। इनका जो है मस्की और गुर्जरा जो अभिलेख है, यहाँ पर इनका जो नाम है ना, अशोक नाम मिलता है। क्या मिलता है? अशोक, यानी कि जो इनका ओरिजिनल नाम है वही मिलता है। बाकी जितने शिलालेख हैं इनके और रॉक एडिक्ट हैं, शिलालेख मीन्स रॉक एडिक्ट है, पिलर है, ठीक, सब पे इनका नाम पियादसी मिलता है। बट ये दो जो अभिलेख हैं इन्हीं पे इनका नाम जो है अशोक मिलता है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी स्टैटिक जी के। रॉक एडिक्ट 13 जो है इन्होंने खुद लिखा है। और इसके बाद क्या है? कलिंगा वार। कलिंगा वार इन्होंने 263 बीसी में हेल्ड किया इन्होंने, यानी कि लड़ा। जब इन्होंने वार लड़ा तो वार लड़ने के बाद जब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे मास किलिंग हुई, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी औरतें जो है विडो हो गई। तो इन्होंने क्या किया? उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर इन्होंने बुद्धिज़्म को एम्बैरेज किया, यानी कि इन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके जो गुरु थे बुद्धिज़्म के वो कौन थे? उपागुप्ता और मोगाली पुत्र तीसा। ये दो गुरु थे जिन्होंने अशोका को बुद्धिज़्म सिखाया कि बुद्धिज़्म में ये अच्छी बातें हैं और इसको तुम फॉलो करो ताकि तुम शांति से रह सकोगे। कलिंगा वार के बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इफेक्ट में इन्होंने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट था, यानी कि हमला करना और उसे अपने कॉन्क्वेस्ट करके अपने राज्य में मिला लेना, हड़प नीति उन्होंने बंद कर दिया, ठीक। और इन्होंने बेरी घोषा लॉ था उसको जो है धमा घोषा से चेंज कर दिया, राइट। और 13 रॉक एडिक्ट इन्होंने जो है बनाए, यानी कि इनके जो वैसे 14 रॉक एडिक्ट मिलते हैं लेकिन 13 जो है इम्पोर्टेंट है।
इनके कार्यकाल में, अशोका कार्यकाल में राजूकास होते थे। राजूकास जो कुछ जज को कहते हैं, जो पनिश करते हैं, जज, ठीक है ना, ये जज को कहते हैं, क्या कहते हैं, राजूकास। ही मेक्स अप, इन्होंने 4 गुफाएं बनाई, क्या 4 क्या बनाई, बरबरा हिल्स, क्या नाम था उसका, बरबरा हिल्स के अंदर 4 जो गुफाएं थी, कारा, चोपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी और आजीविका। आजीविका के लिए इन्होंने बनाई थी ये 1 2 3 4 बरबरा हिल्स। बरबरा हिल्स आपको पता है गया बिहार में है, कहाँ पर है, गया बिहार में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अशोका और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अशोका और बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आता है। तो जैसी आफ्टर कलिंगा वार, तो अशोक ने उसी टाइम जो है बुद्धिज़्म को नहीं अपना लिया था। बुद्धिज़्म को अपनाने में अशोका को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, कम से कम 2.5 साल लगे थे बुद्धिज़्म को है उपासक बनने में, यानी कि लेट डिसाइपल बनने में। वो धीरे 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 फॉलो कर रहे थे बुद्धिज़्म को, फॉलो करते करते 2.5 साल के बाद वो जो है बुद्धिज़्म उनको समझ आया। फिर उसके बाद इन्होंने अशोका धम्मा जो है रिलीज़ किया, अशोका धम्मा कहा, इन्होंने बनाया एक नया धर्म कह सकते हैं जिसको, ठीक, कि इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो एक धर्म से अलग होंगी, ये अपना एक खुद का पॉलिसी है, रिलीजियस पॉलिसी आप कह सकते हैं इसको। इन्होंने सबसे पहला जो यात्रा निकाला सारनाथ तो गया, ठीक, सारनाथ जो कि आपको बनारस का एरिया है और गया जो कि आपका बिहार में है, यहाँ से इन्होंने पहली यात्रा निकाली और इन्होंने ऑफिसर अपॉइंट किए, स्पेशल ऑफिसर, जो कि क्या कहते हैं इसको, धम्मा महामात्रा कहते थे, क्या कहते हैं, धम्मा महामात्रा, जो क्या करते थे, अशोका धम्मा है ना उसको प्रोपगेट करते थे, यानी कि लोगों को बताते थे कि अशोका धम्मा क्या है, धम्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें आपको सोसाइटी में नहीं करना है, तो उसको क्या कहते थे, महामात्रास कहते थे, हु कन्वे द मैसेज ऑफ धम्मा, ठीक। एंड ही सेंट हिज सन, देखिए इन्होंने अपनी सन जो थे महेंद्र और संगमित्रा इनकी डॉटर थी, इन्होंने श्रीलंका इनको सेंड किया और साउथ इंडिया सेंड किया। आफ्टर साउथ इंडिया श्रीलंका गए, श्रीलंका में इन्होंने बुद्धिज़्म को है प्रोपगेट किया, स्प्रेड किया। तो आप देखिए अगर श्रीलंका में अगर अभी जाते हैं आप, तो श्रीलंका में महेंद्रा जो नाम है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों का महेंद्रा नाम आपको मिल जाएगा। और उन्होंने वहाँ पर एक ओरिजिनल जो बौद्धिक ट्री है ना, जो वहीं श्रीलंका में इन्होंने सेटअप किया, जैसे जो श्रीलंका की राजधानी है वहाँ पर, और वहीं से एक जो है बौद्धि ट्री लाए, बनियन ट्री, आपको पता है कि गया में जो है बौद्धि ट्री है, क्या है, बौद्धि ट्री है। तो ये बौद्धि ट्री जो है श्रीलंका से लाया गया है, बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्धि ट्री जो है कहाँ से लाया गया, तो श्रीलंका से लाया गया है, ओरिजिनल जो ओरिजिन है इसका। और अशोका ने जो है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड कराया, कौन सा, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल के चार जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। और वैसे 6 काउंसिल हुए थे बट इम्पोर्टेंट 4 हैं। तो धम्मा क्या है, धम्मा का इम्पैक्ट अपना खुद ही यूपीएससी या बीपीएससी या एमपीपीएससी के मेंस में होता है, किसमें, मेंस में, रिटर्न में आराम से पूछता है ये अच्छा सा क्वेश्चन कि धम्मा क्या है, धम्मा को एलिब्रेट करें। तो धम्मा देखिए, बड़ों की सेवा करना, टीचर की आदर करना, अहिंसा प्रैक्टिस करना, यानी कि अहिंसा का पालन करना, कि हिंसा ना करना, लव ट्रूथ यानी कि प्यार करना, मोहब्बत करना और सच्चाई पर रहना, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस यानी कि जानवरों को नहीं मारना, सेक्रीफाइस नहीं करना, स्लॉटरिंग जो है नहीं धम्मा में होता है, यानी कि धम्मा इज़ पैरेलल टू बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में भी ये सब सारी चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे तो आप बुद्धिज़्म का वीडियो भी आप देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों। तो ये सब चीज़ें धम्मा में भी यही बताया गया है। मीनिंगलेस रिचुअल्स यानी कि जिसकी कोई मीनिंग ना हो उसकी भी रिचुअल्स करना फालतू का, तुम एनिमल्स को मार के बलिदान कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये अच्छी बात है कि भगवान खाएंगे, तो ये मीनिंगलेस हो गया पूरी तरह से। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सबके साथ सद्व्यवहार होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक, धम्मा में दिया गया है। और कॉन्क्वेस्ट जो है ना धम्मा से करो, क्या इन्होंने पॉलिसी बनाया, कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा, क्या बनाया, कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा, यानी कि आप धर्म के द्वारा, एक धम्मा के द्वारा आप किसी राज्य में जाके स्प्रेड करो उस चीज़ को, वार के द्वारा नहीं। पहले क्या करते थे, वार कर लिया, उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया।
आगे जो है इंस्क्रिप्शन के बारे में, कंधार इंस्क्रिप्शन जो है फिशिंग के बारे में बताती है। एक मैन होता है वो फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर धम्मा वो पढ़ता है, उसको धम्मा बताया जाता है। ये कंधार इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंधार इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है। तो एक फिशर मैन होता है, वो फिशिंग कर रहा होता है, तो आफ्टर धम्मा वो जो है एग्रीकल्चरिस्ट बन जाता है, फार्मर बन जाता है। इम्पैक्ट उसका इतना ज़्यादा पड़ता है पढ़ने के बाद। देखिए, अशोक का डेथ जब होता है ना, तो फॉलन मोरियन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से बैठ जाता है, ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। पहला कारण क्या था कि बैक्टीरिया ने इन्वेंजन किया था, यानी कि जो बैक्टीरिया, जो वेस्टर्न बैक्टीरिया था उसने इन्वेंजन कर लिया यहाँ पर। और जो ब्राह्मिकल क्लैन था, यानी कि जो हिंदू राजा था पुष्यमित्र शुंगा, उस बंदे ने भी कॉन्क्वेस्ट कर दिया। तो इसका जो फॉल हुआ। और जो लास्ट किंग थे, आपको मैंने पहले शुरुआत में बताया था, बृहद्रथ। क्या थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ, इसे थोड़ा सा प्रोनाउंस आप सही से कर लीजिए। अब एडिक्ट से बात। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के जितने एडिक्ट्स थे क्या थे? रॉक एडिक्ट्स यानी कि शिलालेख जो 14 पाए गए हैं, पिलर एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख जो 7 पाए गए हैं, और केव एडिक्ट यानी कि गुफा लेख जो है 4 पाए गए हैं। तो इनमें क्या था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इंस्क्रिप्शन जो है अशोका का पहली बार जो है डिस्पर्ड किया गया था, यानी कि खोज किया गया था, और उसे डिकोड किया गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप इन 1837 में, राइट। आपको इलुसेंट में मिल जाएगा। इनके जो एडिक्ट्स थे अशोका के, क्या यूज़ करते? ब्राह्मी, पाली, प्राकृतिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, लैंग्वेज यूज़ करते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब ईरानियन जो आ गए थे, क्या ईरानियन इन्वेंजन हुआ था, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था। इंडिया प्लस ईरानियन का जो स्क्रिप्ट था वो खरोस्ती स्क्रिप्ट बना था, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेके इधर लिखते हैं। सारे जितने भी एडिक्ट्स हैं अशोका के, जितने भी हमें सांचे प्रूफ मिलते हैं, उसमें सबका अशोका का जो नाम है देम प्रिय पियादसी नाम है। बट जो है इसका पियादसी का मतलब क्या होता है? डियर टू गॉड। लेकिन जो मस्की जो कि कर्नाटका और गिरनार जो कि एमपी में, इन दो एडिक्ट्स में पाया जाता है कि अशोका का नाम अशोक ही है। जो कि सांची स्तूप और सारनाथ जो पिलर है, ये इन्हीं अशोक की ही रेंज में जो है बनाया गया था। अब देखते हैं कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं उनके क्या सब्जेक्ट थे, क्या मोटिव थे बनाने के। तो देखिए, फर्स्ट एडिक्ट में क्या है कि एनिमल्स का जो है सेक्रीफाइस ना करें, और सेकेंड इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा। थर्ड में जो है ऑफिशियल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की गई है। फोर्थ एडिक्ट में क्या है कि भेरी घोष मेंशन धमाघोषा, यानी कि देखिए भेरी घोष जो है रिप्लेस कर दिया धमाघोष को, सॉरी, भेरी घोष रिप्लेस्ड बाय धमाघोष, ठीक। और फिफ्थ में जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि धमा महामात्रास जो है डिफाइन किया गया कि हु इज़ महामात्रास, वो फिफ्थ में डिफाइन किया गया है। सिक्स्थ रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि निर्वाणा अटेंट नॉलेज। निर्वाणा का मतलब क्या होता है? निर्वाणा का मतलब होता है कि नॉलेज की प्राप्ति हो जाना। सेवेंथ और एट्थ में बताया गया है तीर्थ यात्रा ऑफ अशोका। अशोका ने जितने तीर्थ यात्रा किया मोंक्स वगैरह के साथ, उनके बारे में बताया गया है। नाइन्थ में क्या बताया गया? तो नाइन्थ में बताया गया है ट्रुथ, नॉलेज एंड गिफ्ट की बताया गया, यानी कि सत्य क्या है और उपहार क्या है। टेंथ में क्या बताया गया? तो टेंथ में बताया गया किंग चीफ एंड ऑलवेज ऑब्लिगेट टू पब्लिक, यानी कि जो किंग और चीफ ऑफिशियल जो होते हैं वो हमेशा जो है पब्लिक के हित में ही सोचें। ये जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। 11th में क्या बताया गया? धम्मा के बारे में बताया गया कि धम्मा क्या है, अशोका धम्मा। 12वें शिलालेख में क्या बताया गया? तो फीमेल महामात्रास, यानी कि जो मेल महामात्रास थे वो भी कन्वे करते थे, मेल को बताते कि धम्मा क्या है, और फीमेल महामात्रास जो थी वो फीमेल को बताती थी कि धम्मा क्या है। 13वें में बात किया गया है कलिंगा वार एंड इम्पैक्ट, यानी कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए आ जाता है, ये बीपीएससी में लगभग 2 से 3 साल तक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कलिंगा वार का और उसके इफेक्ट और इम्पैक्ट का किस में बात किया गया है, तो वो रॉक एडिक्ट 13 में बात किया गया है।
रॉक एडिक्ट जो 14 में, इसके अंदर रिलीजियस लाइफ की बात किया गया कि एक धार्मिक व्यक्ति की लाइफ कैसी होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आगे हम बढ़ते हैं पिलर एडिक्ट्स पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रयाग स्तंभ और रामपुरवा पिलर, लौरिया अरार और लौरिया नंदागढ़। देखिए, प्रयाग स्तंभ जो है कौसाम्बी में, अकबर ने क्या कहा, अकबर ने जो है इलाहाबाद के किले में जो है शिफ्ट करा दिया। पहले कौसाम्बी में था, उसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में जो है शिफ्ट करा दिया, और इसको किसी और नाम से भी प्रयाग स्तंभ को क्वीन एडिक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकंड जो स्तंभ था, दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से टोपरा लाया इस स्तंभ को, ठीक। और दिल्ली से मेरठ जो स्तंभ ले गए वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ले गए। ये सब स्तंभ हैं, इनका नाम तो नहीं है खाली, लेकिन जहाँ पर पिलर्स वगैरह हैं वो बता रखा है कि टोपरा में पहले पिलर था तो वो दिल्ली ले गए फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा जो था मेरठ में था तो वो दिल्ली ले गए। रामपुरवा जो है, रामपुरवा रॉक एडिक्ट का पिलर एडिक्ट जो है चंपारण बिहार में था। सबसे पहले इसका डिस्कवर करने वाले 1872 में कार्ल रॉयल थे, राइट। लोरिया राज जो चंपारण बिहार में ये भी है, और लोरिया नंदागढ़ जो ये भी जो है चंपारण बिहार में ही है। इसके ऊपर जो है पिकॉक की इमेज बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिकॉक की इमेज जो है किस पिलर पे बनी हुई है, तो वो लोरिया नंदागढ़ चंपारण बिहार के रॉक एडिक्ट पे पिलर एडिक्ट पे बनी हुई है। सेवेंथ एडिक्ट वाज द लॉन्गेस्ट पिलर। देखिए, सेवेंथ जो एडिक्ट है वो सबसे बड़ी लंबी पिलर है, ये आपको याद रखना चाहिए। ग्रीक लैंग्वेज एडिक्ट एंड अरमाइक लैंग्वेज। देखिए, एडिक्ट जो है ग्रीक लैंग्वेज में मिलता है और अरमाइक लैंग्वेज में भी मिलता है। अरमाइक लैंग्वेज में साने कूना कंधार प्राप्त हुआ, यानी कि जो गंधार एरिया है, ठीक है ना, कंधार कह लो आप, कंधार जो एरिया है वहाँ पर साने कूना जो एक एडिक्ट है वो अरमाइक लैंग्वेज में प्राप्त हुआ है। सिर्फ इसका नाम रखिए कि अरमाइक लैंग्वेज में भी पिलर एडिक्ट थे अशोका के। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक्सेप्शंस में आते हैं। चलिए, तो अभी आगे हम पढ़ते हैं मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन व्यवस्था पढ़ते हैं। देखिए, इनका जो प्रशासन व्यवस्था इस तरीके से डिवाइड है: सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग, ठीक, जुडिशरी सेक्शन और लोकल गवर्नमेंट जो है इन्होंने बनाया था। ओके, तो सबसे पहले कौटिल्य का सबसे बड़ा हाथ रहता है कि मौर्य एम्पायर को जो है संभालने में। तो अर्थशास्त्री कौटिल्य जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इन्होंने सप्तांग थ्योरी दिया, यानी कि सप्तांग थ्योरी दिया। इस थ्योरी में क्या था कि 7 जो लोग होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे और किंग जो है वो सर्वपारी होगा। इस थ्योरी के बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकल काउंसिल और लोकल जो मंत्री परिषद होता था जो कि किंग द्वारा असिस्ट किया जाता था, उसके अंदर पुरोहित, सेनापति, युवराज और महामंत्री सम्मिलित होते थे। सिविल सर्वेंट, देखिए सिविल सर्वेंट्स भी होते थे मौर्य एम्पायर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जिसको अमात्यास कहते थे, जो कि कौटिल्य द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे एंट्रेंस बेस पे, उनकी पढ़ाई लिखाई के बेस पे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो चीफ होता था उसको कहते थे समहर्ता। क्या कहते थे हिंदी में, देख ले, समहर्ता उसको कहते थे। और चेयरमैन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन थे उसको कहते थे सनिदता, उसको कहते थे, राइट। इनका काम होता था कि मौर्य एम्पायर में जितना एग्रीकल्चर हो गया, कॉमर्स ट्रेडिंग हो गया, अगर रेवेन्यू को कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है और कहाँ से रेवेन्यू जा रहा है, अकाउंट को जो है मेंटेन करना, ताकि आगे हम भविष्य को संवार सकें। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में क्या था, तो इसके जो चीफ होते थे उसको कहते थे अध्यक्षस कहते थे। क्या कहते थे, अध्यक्ष। ही मैनेज द कस्टम ड्यूटीज़। देखिए, ये क्या मैनेज करते थे, अध्यक्ष, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष का कार्य क्या होता था। तो वो कस्टम ड्यूटी, फॉरेन अफेयर्स, वेट एंड मेजर्स, और 27 एड ऑफ किंग, और उनके डिपार्टमेंट में 27 जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। ये सही से लिखा नहीं हुआ ना, तो अध्यक्ष लिखा हुआ है, 27 अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनका देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
कि अध्यक्ष का काम क्या होता है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि कस्टम ड्यूटी, फॉरेन अफेयर्स एंड वेट मेजरमेंट का काम होता है अध्यक्ष का। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में जितना बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। जुडिशरी का सबसे बड़ा अच्छा रोल यहाँ पर देखने को मिलता है हमें अशोका में, क्योंकि जो हमारे अर्थशास्त्री थे कौटिल्य, उन्होंने क्रिमिनल के लिए अलग कोड बनाया था और सिविल के लिए अलग कोड बनाया था, राइट। तो जुडिशरी चीफ जो यहाँ पर एससी भी होता था, यानी सुप्रीम कोर्ट भी होता था, जिसको क्या कहते हैं, धर्म अधिकारी, यानी कि जो जुडिशियल चीफ होता था या चीफ जस्टिस जो होता था उसको धर्म अधिकारी कहते थे। और उसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट अंदर आते थे वो अमात्यास वगैरह होते थे, उसके सबॉर्डिनेट जस्टिस बोल लो आप, यानी उसके लोअर कोर्ट्स वगैरह में। प्रोविंशियल्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं तो मौर्य एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कि अगर आप ऐसे इंडिया को ले लीजिए, सॉरी ये मैप थोड़ा ख़राब बन गया, इस तरीके से इंडिया कुछ इस तरीके से उस समय पे था, ठीक। तो इधर तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, और सुरवनागिरी, कलिंगा हो गया, और सुरवनागिरी हो गया। ये 4 जो है इस तरीके से बांटा गया था एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो प्रोविंशियल जो था वो गवर्नर अपॉइंट होता था, कहाँ, रॉयल फैमिली, यानी कि जो राजा रजवाड़े की खानदान के होते थे उसको वो गवर्नर बनते थे। जैसे तक्षशिला, उज्जैन, जैसे आपको पता है कि अशोक जो है खुद ही उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार के एज में, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था राजूकाल, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये जज होते थे, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते थे डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ये डीएम होते थे। और ये असिस्ट किसके द्वारा किए जाते थे, युक्तास के द्वारा असिस्ट किए जाते थे, यानी कि इसके असिस्टेंट होते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रामीणी के द्वारा किया जाता था। और ये सुपरवाइज़र क्या होते थे, सुपरवाइज़र को कहते थे गोपा। गोपा क्या होते थे, 10 से 15 विलेजेस के हेड होते थे। अंतापाल, अंतापाल क्या होते थे, सिक्योरिटी गार्ड होते थे। और ये जो फोर्ट होता था, फोर्ट के बाउंड्री पे जो है खड़े रहते थे, राइट। ये फोर्ट है, इसके बाउंड्री पे यहाँ यहाँ एकता एकता अंतपाल जो है खड़े कर देते थे। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट लैंड इज़ कॉल्ड सीता लैंड। क्या कहते थे, सीता ज़मीन कहते थे किसको, जो सरकारी ज़मीन होती थी, सरकारी भूभाग जो होता था उसको। ये सब चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी, आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडिया में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ। डिक्लाइन से पहले हम देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर में टैक्सेस क्या था। तो भागा एक टैक्स था, तो जो 1/4 से लेके 1/6 तक जो है क्रॉप्स जो होते थे, यानी कि उस पर शेयर किया जाता था। और पिंडिकारा जो टैक्स था, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी बहुत सारे जो विलेज होते थे उनके ग्रुप पे शेयर किया जाता था। हिरानया जो होता था ये कैश में टैक्स देना होता था। बाली जो होता था ये वैदिक समय से, यानी कि बाली इंपॉर्टेंट इसलिए कि वैदिक समय से, यानी कि जो हमारे वैदिक काल से कौन सा टैक्स चल रहा था, वो बाली चल रहा था, जो कि मौर्य एम्पायर तक चला, गुप्ता एम्पायर तक भी चलेगा ये। इसके बाद है प्राणया, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टैक्स था, राइट। तो अभी डिक्लाइन, कॉज ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कब हुआ, यानी कि गिरा कब मौर्य एम्पायर पूरी तरह से। देखिए, तो फॉल होने का सबसे बड़ा कारण था कि इनका जो रिएक्शन था ब्राह्मण्स के साथ वो एकदम विपरीत उल्टा हो गया था। क्या कि पहली बात तो जो मौर्य थी वो प्रो बुद्धिस्ट थे, यानी कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और बुद्धिज़्म में क्या रिस्ट्रिक्शन था कि आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आप रिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। तो इससे क्या था, पुष्पमित्रा जो सुंगा था, सुंगा डायनेस्टी, यानी कि जो वो ब्राह्मण था, तो वो इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाया और उसने जो है हमला करना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर, मौर्य एम्पायर के ऊपर। जो लास्ट मौर्य एम्पायर के रूलर थे वो आपको मैं बताता, बृहद्रथ थे, राइट। और दूसरा जो कारण था कि वीक सक्सेसर जो अशोका के बाद आए वो सबके सब वीक सक्सेसर हुए थे, अच्छे रूलर नहीं साबित हो पाए। और छोटे छोटे पार्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो बट गया, यानी कि वहाँ के जो गवर्नर थे अपने आप को वो किंग समझने लगे और अपने आप को जो है स्टेबल करने लगे खुद ही। और उन्होंने जो है हैवी टैक्सेस जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो लोग भी निगलेक्ट करने लगे थे मौर्य एम्पायर को। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये भूल गए थे कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट है वो हमारे अंडर आता है कि नहीं आता, क्योंकि वीक सक्सेसर से आपस में लड़ रहे थे, डिसयूनिटी थी इनके अंदर।
तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भूल गए थे, तो उधर से जो है उधर से भी जो हमला करने लगे, जो बाहरी आक्रमण होने लगी। जैसे कि चाइनीज़ रूलर थे सिंग हुआंग ताई, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना लिया था। उस तरीके का मौर्य एम्पायर ने कुछ नहीं किया कि बाहरी आक्रमण को अपने आप को कैसे बचाया जाए। ये खाली डिसयूनिटी और खुद ही सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे। तो पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो ब्राह्मण कुल के थे, और उन्होंने क्या किया, लास्ट एम्परर जो था ना बृहद्रथ, उनको जो है मार दिया। और उसके बाद बुद्धिस्ट, बहुत सारे बुद्धिस्ट का इन्होंने परसिक्यूशन किया, यानी बहुत सारे बुद्धिस्ट को इन्होंने मार दिया, किल कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने रिचुअल वगैरह स्टार्ट कर दिया पुष्यमित्र शुंगा ने। और उसके बाद जो है शुंगा डायनेस्टी आपको मिलेगी, केम इनटू फोर शुंगा डायनेस्टी, इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और आपका दिन शुभ हो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए।